क्या हिंदुस्तान भी यूरोप को, या आज बात कहें तो जर्मनी को, एक ऐसे विकल्प के तौर पर देखता है जो उसकी निर्भरता रूस पर कम कर सकते हैं? जबकि मैं एक बात इसमें जोड़ दूं, आप अभी ट्रस्टवर्दी होने की बात कह रही थी, मैं इससे थोड़ा सा सहमत हूँ, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कभी भी कोई इंसिडेंट देखने को नहीं मिला जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर यूरोपियन देश और अमेरिका भी कभी सहमत हुआ हो। कम से कम रूस के मामले में होता है कि वो हमारे साथ तकनीक का ट्रांसफ़र या साझेदारी करता है। हमने मिलजुल कर उपक्रम खड़े भी किए, बनाए भी, ब्रह्मोस भी बनाया। तो वो हमें कितना ट्रस्टवर्दी मानता है, मुझे पता नहीं आप उसे कितना फीसद मानती हैं, मैं उसे थोड़ा कम ही मानता हूँ। तो हम उसे अगर एक ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं रूस की जगह, तो ये किस हद तक ठीक होगा? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में थोड़े तो कंजूस हैं। देखिए, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज़ का क्रिटिसिज्म हमेशा से रहा है कि वो कई क्षेत्रों में ना अपने को एक नॉर्मेटिव पावर पोजीशन करने की चेष्टा करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं। और यूरोपियन यूनियन की बात करूँ जिसमें जर्मनी जो है वो मेजर प्लेयर है, ये एक नॉर्मेटिव एक्टर यानी एक लीडरशिप का रोल एक्वायर करते हैं कि भाई पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको एनवायरमेंटल क्राइसिस को अरेस्ट करना है, इसको रोकना है, नेट ज़ीरो जाना है। और जब आती है ट्रांसफ़र और फंडिंग की बात, तो आप अपने पैर थोड़े से दबा लेते हैं। तो इसमें नितिन, ट्रस्टवर्दी क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे सेक्टर्स में यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं होता। वन साइज डज नॉट फिट ऑल, या सब टिक नहीं होता सब। हाँ, तो उसमें ये है कि ट्रस्टवर्दी हम पॉलिटिकली स्टेबल हैं, हाँ, है ना। आप ये नहीं कि आज इन्वेस्ट कीजिए, सरकार जाती है, दूसरी आती है, आराम से जो है ट्रांसफॉर्म होते हैं हम, किसी नए चेंज के साथ भी ट्रांजिशन भी पावर का ठीक से हो जाता है। बिल्कुल, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ सेफ है, सुरक्षित है, ऐसा नहीं, सड़कों पर ऐसा कोई विद्रोह नहीं, आंदोलन नहीं, किसी तरह की हिंसा नहीं। बिल्कुल। तो उस सेंस में स्टेबिलिटी जो है वो हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कल्चर जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस हमारी स्ट्रेंथ है। जहाँ तक कि रही जैसे ये बातें होती हैं जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड होती हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं R&D में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, तो वो अपने भी इंटरेस्ट और अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करती हैं। हालांकि आप कहेंगे कि शायद मैं यूरोसेंट्रिक साउंड कर रही हूँ, बट क्या है कि ग्लोबल नॉर्थ और साउथ की डिवाइड, हालांकि मैं इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत से ऐसे मॉडल्स को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे एक वॉलस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, बताइए। कि आपकी कोर कंट्रीज हैं, आपकी सेमी पेरिफेरी और फिर पेरिफेरी हैं। एक ज़माना था आप कहते थे अनडेवलप्ड है और अंडर डेवलप्ड है और डेवलपिंग है और फिर डेवलप्ड है, 4 श्रेणियों में नापा। फिर आपने कहा कि भैया आप अंडर डेवलप्ड क्यों? अनडेवलप्ड किस पैमाने पे कह रहे हो? क्या उनके पास कुछ भी नहीं है? ये तो जो आप लेंस यूज कर रहे हैं डेवलपमेंट का, वो आपका वेस्टर्न यूरोसेंट्रिक थ्योरीज है। हाँ, कि विकसित वही होगा जो वेस्ट के पैमाने पर विकसित है। वो वैसी बात है कि हम सभ्य हैं, हाँ, जंगल में रहने वाले असभ्य हैं। हाँ, ये ऐसे कैसे? तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो फिर काफ़ी क्रिटिसिज्म के बाद वो अनडेवलप्ड को जो है वो चेंज किया गया। अंडर डेवलपमेंट जो था वो भी कुछ राइडर्स के साथ आया, तो समझ में आता है। अब ग्लोबल नॉर्थ और साउथ भी तो यही है, कोई खासा अंतर नहीं है। आप ग्लोबल साउथ कहते वो तो उससे भी कम से कम वो 4 श्रेणियों में तो बांट रहा था, यहाँ तो सिर्फ 2 है। तो कहते ही डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड का अंतर आ गया है। पर चलिए मान लीजिए कुछ देर के लिए हम इसको भी एक आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं वही तो देते हैं ये सब शब्दावलियां। ये मान लीजिए आप कुछ हद तक इस कैटेगरी को भी फॉर नेम सेक समझ लीजिए ऑपरेट करने के लिए। तो इन लोगों का जो ग्लोबल नॉर्थ का मानना है या कहना है कि भाई हमारी R&D पे इन्वेस्टमेंट होता है, विकसित देश हैं, विकसित हैं ग्लोबल नॉर्थ। हाँ, ये जो है इनमें पैसा लगता है, जो ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं, ये इसको हम इतना इजीली कैसे ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि ये तो आफ्टर ऑल आपका मेहनत भी है, नहीं आपके गुण रहस्य हैं जो आपको एक कम्पिटिटिव एज देते हैं ऊपर, अदरवाइज वो आपकी तो फिर कोई वो विशेषता नहीं रहेगी। अब जो दक्षिणी हैं जी, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, वो डिपेंडेंट हैं इन पे, क्योंकि यही वो कंट्रीज़ हैं नॉर्थ वाली जो पैमाने भी सेट कर देती हैं कि भाई आपको इस समय तक नेट ज़ीरो करना है। आपका जो CBAM है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, उसके चलते हुए उसके फ्रेमवर्क्स में आपको कार्बन रिड्यूस करना है।
अब भाई एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आप एनवायरमेंटल कंडीशंस को और कंसिडरेशंस को ध्यान में रखें, आप धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल को कम करें, आप रिन्यूएबल्स की तरफ आएँ। बट रिन्यूएबल्स की तरफ आने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको उसकी कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें तो ये कंट्री तो वो फॉसिल फ्यूल और वो एक नॉर्मल गैस सिलेंडर तक पे आपको सब्सिडी देनी पड़ रही है। तो ये कंट्रीज़ इसको कैसे अफोर्ड करेंगी? और वो है कि यहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं यू डोंट वॉक दी टॉक, कथनी और करनी में फ़र्क हो जाता है।